हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट यूपीएससी विद पायल गुप्ता। देखिए, अभी तक हम लोग देख चुके थे कि क्या टाइम पीरियड था भारत के अंदर, जो सल्तनत कहाँ से कहाँ तक किसकी चल रही थी और किस तरीके से एंट्री ऑफ पोर्टुगीज, एंट्री ऑफ डच, इंग्लिश और फ्रेंच कब कब भारत में आते हैं। पोर्टुगीज क्यों मुगल्स के अगेंस्ट हुए, या मैं कहूँ क्यों मुगल्स पोर्टुगीज के अगेंस्ट हुए, क्यों इनको उखाड़ फेंका वहां से। कैप्चर ऑफ हुगली कैसे किया और कैसे इनसे छूटा, वो हमने देखा। पोर्टुगीज को भारत में डिक्लाइन मिलने की वजह क्या थी, क्यों इनका जो पतन हो गया भारत के अंदर, डिक्लाइन क्यों हो गया पोर्टुगीज का, ये बातें हम लोगों ने समझी थी। फिर पोर्टुगीज हमको क्या क्या सिखा के गए, इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी भारत में, उसको हम लोगों ने जाना था। आज के सेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले तो इसका एक क्रक्स यानी कि पोर्टुगीज राइज एंड फॉल देख लेते हैं, जो आपके स्पेक्ट्रम के अंदर ही गिवन है। 1498 में देखिए वास्को डिगामा भारत में आता है कैलिकट पे। जेमोरिन नाम का जो व्यक्ति है वो उसकी मदद करता है। लोकल किंग रिसेप्शन, जो जेमोरिन है वो सॉरी जो उसका व्यापारी था, एक व्यापारी था माजिद, उसने उसकी मदद की थी। और जो लोकल किंग जिसको टाइटल दिया गया था जेमोरिन, और जिसका नाम क्या था, मन्ना विक्रमा, क्या नाम था उसका, मन्ना विक्रमा, इस राजा ने उसको रिसेप्शन दिया था। बाद में इन्हीं से इसकी दुश्मनी भी हो गई थी, ये हम लोगों ने देख चुके हैं सीरीज में। 1503 में 1503 में पहली पोर्टुगीज की जो फोर्ट है वो इन्होंने कोचीन में लगाया। 1505 में सेकंड पोर्टुगीज फोर्ट इन्होंने कनानौर में लगाया। ये सब मैं आपको मैप में दिखा चुकी हूँ, कहाँ पे कोचीन है, कहाँ पे कनानौर है। 1509 में इन्होंने गुजरात, इजिप्ट और जेमोरिन तीनों की कंबाइंड आर्मी को डिफीट किया था। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। क्यों? क्योंकि इनके पहले लड़ाई में इनके जो पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो अब बदला ले रहे थे ये। 1510 के अंदर 1510 में अल्फोंसो डी अल्बकरीक, जिनको रियल फाउंडर कहा जाता है, उन्होंने बीजापुर के सुल्तान जिनका नाम था आदिल शाही, उनसे गोवा को कैप्चर कर लिया था। ठीक है। 1530 में इन्होंने फिर गोवा को पोर्टुगीज कैपिटल जो लिस्बन थी उसके बराबर इन्होंने स्टेटस दे दिया। 1535 में दीव का सब्जुगेशन किया, क्योंकि जो गुजरात के जो उस समय लोकल किंग थे उन्होंने इनको कहा था कि तुम हमारी मदद करो और हम तुमको वसई दे देंगे, यानी कि बसीन दे देंगे महाराष्ट्र का, और साथ में आपको दीव का सब्जुगेशन भी दे देंगे, और उन्होंने वो सब्जुगेशन दे दिया था। 1559 में पोर्टुगीज कैप्चर दमन को कैप्चर किया। 1596 में आउस्टर ऑफ द पोर्टुगीज बाय द डच, अब डच आ चुके हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। 1612 के अंदर लॉस ऑफ सूरत टू द इंग्लिश को ये अपना सूरत खो देते हैं, यानी कि सूरत अब इंग्लिश के पास चला जाता है। 1663 में डच विन ऑल पोर्टुगीज फोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट टू आउट द पोर्टुगीज। मालाबार कोस्ट पे, यानी जो भारत के बिल्कुल नीचे दक्कन इंडिया है वहां पे, केरल साइड और इस तरफ, इन दोनों मालाबार कोस्ट के ऊपर डच ने इनकी सारी फोर्ट्स को कैप्चर कर लिया था। इस तरीके से इनका राइज होता है और इसी तरीके से इनका फॉल होता है, ये हम लोगों ने समझा, पूरी क्रोनोलॉजी हम लोगों ने समझी। अब हम डच का आगमन देखते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि 1605 में डच भारत में पहुंचते हैं, 1608 में इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश लोग भारत में पहुंचते हैं, और 1668 यानी 1668 में फ्रेंच लोग इंडिया के अंदर आते हैं। ठीक है। हालांकि डेन्स भी आएंगे, लेकिन उसको हम बाद में समझेंगे, उनकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है। डच की देखो, डच की भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो किताब में है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखो क्या हो रहा था पूरे ही यूरोप के अंदर, ये बातें हो रही थी कि पोर्टुगीज जो थे वो ईस्ट से बहुत ज़्यादा फायदा कमा रहे हैं, क्योंकि पहले सारा व्यापार जो गल्फ से होते हुए मुस्लिम्स के थ्रू होता था, इस्लामिक लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो अभी डायरेक्ट लिंक बन गया था भारत के साथ, सी ट्रेड के थ्रू, सी के रास्ते के थ्रू। अब डायरेक्ट लिंक यूरोप का एशिया से बन गया था, और यूरोप की सभी कंट्रीज ये देख रही हैं कि पोर्टुगीज बहुत सारा फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा फायदा पोर्टुगीज को हो रहा है। तो अब डच सोच रहे हैं क्यों ना हम भी जाएं, बाद में ब्रिटिशर्स भी सोचेंगे क्यों ना हम भी भारत के अंदर जाएं, यानी एशिया के अंदर जाएं, ईस्ट के भाग में जाएं और हम भी फायदा उठाएं। तो डच की तरफ से जो पहला डचमैन आएगा, सुमात्रा और बेंतम जो हमारे आइलैंड है, सुमत्रन आइलैंड, यहाँ पे पहुंचते हैं, और उन डचमैन का नाम क्या था? कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। ये उन डचमैन का नाम था जो भारत के अंदर आते हैं पहले डच पर्सन बनके, जैसे कि पहले पोर्टुगीज पर्सन बनके कौन आए थे भारत के अंदर? वास्को डिगामा। 1602 के अंदर जो स्टेट जनरल ऑफ नीदरलैंड है, स्टेट जनरल ऑफ नीदरलैंड क्या है? जैसे अपनी यहाँ पे पार्लियामेंट है, उसके दो हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे ही नीदरलैंड के दो चैम्बर्स थे,
उन दोनों चैम्बर्स ने क्या किया, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी को मिक्स कर दिया, अमलगमेट कर दिया, यानी कि एक के अंदर एक मर्ज कर दिया और उसको एक कंपनी बना दिया जिसको नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और इस कंपनी को यह अधिकार दे दिया कि आप वॉर कर सकते हो, आप ट्रीटीज को कंक्लूड कर सकते हो, आप किसी टेरिटरी का पोजेशन यानी किसी टेरिटरी किसी क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार ला सकते हो और आप चाहो तो किलाबंदी भी किसी क्षेत्र में कर सकते हो। ये सारे अधिकार इस ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को दे दिए। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के अंदर बहुत सारी जो नीदरलैंड की जो कंपनीज थी, ट्रेडिंग कंपनीज, उसका मिक्सचर है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज इसके अंदर अमलगमेटेड है। अब डच की सेटलमेंट पहली कहाँ होती है, याद रखना, पोर्टुगीज की सेटलमेंट कहाँ हुई थी, सोचो सोचो कहाँ हुई थी। पोर्टुगीज की फर्स्ट सेटलमेंट जो हुई थी वो हुई थी कोचीन में। कहाँ हुई थी? कोचीन में। और डच की पहली जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई है वो हुई है मसूलीपट्टनम, आंध्रा के अंदर। मैं आपको मैप में सब कुछ दिखाऊंगी, कहाँ पे मसूलीपट्टनम है, कहाँ पे कोचीन है, सब दिखाऊंगी। 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर। दे वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश। अब ये भारत के अंदर अलग अलग पार्ट्स पे ट्रेडिंग सेंटर्स को बनाना चाहते हैं। अब क्योंकि ये अलग अलग पार्ट पे इंडिया के अंदर ट्रेडिंग सेंटर बनाना चाहते हैं तो पोर्टुगीज के लिए एक थ्रेट बन गए हैं, पोर्टुगीज के लिए खतरा बन गए हैं। पोर्टुगीज क्या कह रहे हैं कि मेरे जो प्रॉफिट थे वो अब डच लोग यानी और यूरोपियन पावर भारत में आ रही है और ये लोग तो हमारा सारा प्रॉफिट खा जाएंगे। धीरे 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 डच का बेस बढ़ने लगा, क्योंकि ये भी नेवी की सेटलमेंट जानते थे, नेवी की पावर इनके पास भी थी। इन्होंने क्या किया, पोर्टुगीज से, आज का मद्रास यानी चेन्नई के पास एक जगह है नागपट्टम, ये सब मैं मैप में दिखाऊंगी, बस इन शब्दों को याद रखना। पोर्टुगीज ने छीन लिया और साउथ इंडिया के अंदर इस जगह पे यानी नागपट्टम के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। शुरुआत में अपना उन्होंने जो बेस बनाया था वो मसूलीपट्टनम में बनाया था, लेकिन बाद में अपना बेस नागपट्टम के अंदर ही उन्होंने कर लिया था। डच की जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई भारत में बहुत सारी जगह हुई, कोरोमंडल कोस्ट पे, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार। 1609 में पुलिकट के अंदर नॉर्थ ऑफ मद्रास पे इनकी फैक्ट्री ओपन होती है 1609 में। ठीक है, इनकी कुछ प्रिंसिपल फैक्ट्री यानी मेन फैक्ट्री सूरत में होती है 1616 में, बिमलीपट्टम 1641, कराईकल 1645, चिनसुरा में यानी बंगाल की तरफ 1653 में, बारानगर, कासिम बाजार नियर मुर्शिदाबाद, बालासोर, पटना, नागपट्टम इन 1658 एंड कोचीन इन 1663। इन अलग अलग जगह पे डच की फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होती है। पहले मैप में देख लेते हैं ये फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ है। देखिए पहले डच का साइन क्या है, डच का साइन आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पे ये डच का साइन है। जहां जहां ये साइन दिख रहा है वहां पे डच की स्टैब्लिशमेंट है। ये है आपका चिनसुरा, ठीक है, ये है आपका चिनसुरा जहां पे डच ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। ये है आपका मसूलीपट्टम जहां पे उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की आंध्रा के अंदर। ये है पुलिकट, ठीक है, यहाँ पे है नागपट्टम जो इन्होंने छीना पोर्टुगीज से और बाद में अपना बेस यहीं पे बना लिया था मसूलीपट्टनम को छोड़ के। यहाँ पे आप देखोगे श्रीलंका की तरफ भी इन्होंने त्रिणकोमेल के अंदर, ठीक है, कोचीन यहाँ पे देख रहे हो 1663 के अंदर कोचीन इन्होंने पोर्टुगीज से छीना था। साथ में बहुत सारी और देख रहे हो आप, यहाँ कोलंबो के अंदर भी इन्होंने अपना सेटलमेंट बना लिया था। ठीक है, तो ये कुछ सेटलमेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने डच सेटलमेंट्स की बात की। ये आपका मात्रा आइलैंड जो श्रीलंका के अंदर पड़ता है वहाँ पे भी इन्होंने डच की सेटलमेंट बनाई थी। ये जाफना श्रीलंका के अंदर, यहाँ पे इन्होंने अपनी सेटलमेंट बनाई थी। तो इंडिया एज वेल एज इंडिया के नियर जो आइलैंड्स हैं या मैं कहूँ श्रीलंका आसपास बहुत सारी इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जो है वो इस्टेब्लिश कर ली थी। सूरत के अंदर भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या किया उसको देखते हैं। देखो अब इन्होंने ये शब्द आप देख रहे हो, हमने मैप देख लिया है। पार्टिसिपेटिंग, अब ये क्या करते थे, ये भारत से बहुत सारा सामान ले जाते थे और फार ईस्ट में जाके बेचते थे। फार ईस्ट यानी कि इंडोनेशिया, उस तरफ जाके बेचते थे। इनका कोई स्वार्थ नहीं छिपा कि हम भारत के अंदर टेरिटरी को कब्जे, हम भारत के अंदर कब्जा बनाएं, बिल्कुल नहीं। ना ये भारत की पॉलिटिकल पंगों में घुसना चाहते थे, ना ये भारत के अंदर टेरिटरी के अंदर घुसना चाहते थे। इनका मकसद था सिर्फ ट्रेड करना, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड से फ़ायदा उठाएं। यहाँ ट्रेड नहीं मिल रहा तो थोड़ी और ईस्टर्न साइड पे निकल लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, भारत से बहुत सारा सामान ये लेके जाते थे और अपना व्यापार शुरू कर दिया फार ईस्ट के अंदर। कौन कौन सी ऐसी आर्टिकल्स थे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी, ये ओपियम लेके जाते थे भारत से,
ठीक है, ये इंडिगो लेके जाते थे, इंडिगो का बहुत ज़्यादा ट्रेड ये करते थे। देखो इंडिगो जो यमुना वैली के अंदर मैन्युफैक्चर होती थी या सेंट्रल इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होती थी, यहाँ से ले जाके फार ईस्ट में बेचते थे बहुत ह्यूज प्रॉफिट पे। टेक्सटाइल लेके जाते थे भारत से, सिल्क लेके जाते थे बंगाल से, गुजरात और कोरोमंडल से साल्ट पीटर लेके जाते थे, बिहार से ओपियम और राइस लेके जाते थे गंगा वैली से। तो ये सारा सामान ये ले जाके फार ईस्ट यानी इंडोनेशिया के अंदर बेचते थे। ज्यादा फोकस इनका इंडोनेशिया पे ही रहेगा, आप देखना। अब क्या हुआ, ये 1605 में पहुंचे हैं और इनके पीछे पीछे 1608 में ब्रिटिश लोग जो है वो भारत में आ चुके हैं, ब्रिटिश लोग इंडिया के अंदर आ चुके हैं, इंग्लिश लोग इंडिया में आ चुके हैं। अब इनको इंडिया में आने से प्रॉब्लम नहीं थी, इनको प्रॉब्लम इस चीज से थी कि हमारे ट्रेड पे इफेक्ट पड़ेगा। अब पीछे से ही लड़ते आए हैं, ये यूरोप से ही लड़ते आए हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी सोचा हम भी ईस्ट की तरफ रुख करते हैं, सारी यूरोपियन पावर ईस्ट में इतनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो हम क्यों ना जाए। अब ब्रिटिशर्स लोग भी ईस्ट की तरफ जाने की सोच रहे हैं, इंग्लिश लोग भी अपनी प्रोमिनेंस पे है कि हम भी ईस्टर्न ट्रेड करेंगे। और इसकी इन सोच की वजह से सीरियस चैलेंज मिला डच के लोगों को, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट अब प्रभावित हो रहे हैं। मतलब पोर्चुगीज के कमर्शियल इंटरेस्ट प्रभावित किए डच ने, और डच के इंटरेस्ट प्रभावित कर रहे हैं इंग्लिश लोग कि अब हम भी आएंगे और हम भी इस मैदान में तुम्हारे साथ काम करेंगे। कमर्शियल राइवलरी जो थी, शुरुआत में तो सिर्फ व्यापारिक राइवलरी थी, लेकिन धीरे धीरे वो ब्लडी वारफेयर में बदल गई, बहुत भयंकर लड़ाई दोनों के बीच में हो जाती है। एम्बोना एक प्लेस है जो प्रेजेंट डे इंडोनेशिया के अंदर है। आप देखोगे मैप में एम्बोना गल्फ भी है, एम्बोना स्ट्रेट भी है, ठीक है, एम्बोना गल्फ नाम से भी आप एक जगह देखोगे नियर इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के अंदर एट प्रेजेंट, आज के इंडोनेशिया के अंदर एम्बोना नाम का एक प्लेस है विच द डच हैड कैप्चर्ड, जिनको 1605 में, इस प्लेस को 1605 में डच ने पोर्टुगीज से कैप्चर किया था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो डच लोग थे इन्होंने 10 अंग्रेजों को मार दिया और 9 जापानीज को मार दिया 1623 में। 1605 में ये प्लेस इन्होंने पोर्टुगीज से छीना और 1623 में इस प्लेस पे 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज को मार दिया। अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा राइवलरी उत्पन्न हो गई। अब ब्रिटिश लोग बिखर गए हैं कि ये क्या तरीका है, हमारे इतने सारे लोगों को मार दिया। और उनके बीच में जो लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई दोनों यूरोपियन पावर के बीच में। किन किन के बीच में? ब्रिटिश वर्सेस डच के बीच में, ठीक है। बहुत लंबी लड़ाई चलती है और 1667 में एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। देखो 1623 से 1667 तक ये लड़ते हैं और एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रांग हैं, दोनों को ही नेवी की ताकत है दोनों के पास ही। तो दोनों ने सोचा भाई दोनों का ही नुकसान हो रहा है, क्यों ना इस लड़ाई को बंद करें और एक एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं। तो दोनों ने क्या निष्कर्ष निकाला, ब्रिटिश ने क्या कहा कि ऐसा करो, तुम भारत से अपना सारा झोला बोला उठा लो और हम इंडोनेशिया से अपना सारा झोला उठा लेते हैं, यानी इंडोनेशिया से हम चले जाते हैं और तुम भारत से चले जाओ। तो क्या एग्रीमेंट हुआ, ब्रिटिश ने कहा कि हम सारे इंडोनेशिया से अपने क्लेम हटाते हैं और डच को कहा आप कंसंट्रेट हो जाए इंडोनेशिया के अंदर, आप इंडोनेशिया में व्यापार करें और हम इंडिया में व्यापार करेंगे। धीरे धीरे डच ने क्या किया, इंडोनेशिया के थ्रू ही काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर और स्पाइसेस के अंदर अपने ट्रेड को मोनोपोलाइज कर लिया। ये मोनोपोली हटेगी बैटल ऑफ बेदारा के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन कमोडिटी द डच ट्रेडेड, सबसे ज्यादा जो ट्रेड डच ने भारत से किया वो था सिल्क का, कॉटन का, इंडिगो का, राइस का एंड ओपियम का। हमारा जो फैब्रिक है वो तो आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। अब जो ये डच थे ये भारत में डिक्लाइन क्यों होते हैं? अब देखो क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने जो अपना ट्रेड है वो मलय आर्किपेलागो के अंदर अपना सारा जो ट्रेड है वो कंसंट्रेट कर लिया। ये कहाँ है जगह, ये देख लो इंडोनेशिया के अंदर, जो ये आप डार्क जगह देख रहे हो ये सारा मिला के मलय पेनिनसुला कहलाता है। फर्दर इन द थर्ड एंग्लो डच वार, टोटल 3 लड़ाई हुई, तीसरी लड़ाई हो रही है 1672 से 74 में। 1672 से 74 में यानी 1667 के समझौते के बाद भी इनके बीच में एक लड़ाई होती है। वो तो इंडोनेशिया के अंदर जाके बस गए, डच वाले इंडोनेशिया के अंदर जाके बस गए, लेकिन अभी भी इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं। अब धीरे धीरे समय बढ़ रहा है कि ब्रिटिशर्स की पावर और ज्यादा बढ़ती जा रही है और थर्ड एंग्लो डच वार होती है 1662 से 1672 से 74 के बीच में। क्यों होती है इसकी वजह सुनना। देखो क्या हुआ था, इंग्लिश लोगों ने बॉम्बे के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। ये बॉम्बे किसके पास था? ये पोर्चुगीज के पास था। इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। ये बॉम्बे हालांकि इनको जो है दहेज में मिला था, आप ऐसा समझ सकते हैं। बताऊंगी उसकी भी स्टोरी जब मैं इंग्लिश को डिटेल में बताऊंगी। इंग्लिश सेटलमेंट बॉम्बे के ऊपर हो गई और सूरत के अंदर डच लोग
अभी कुछ प्रेजेंस में बैठे थे। सूरज की और बॉम्बे की जो कम्युनिकेशन है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो होम बाउंड इंग्लिश शिप है वो बे ऑफ बंगाल में डच की फोर्सेस ने कैप्चर कर लिए। बे ऑफ बंगाल में इंग्लिश लोगों के, अंग्रेजों के शिप जो है वो कैप्चर कर लिए बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, अब देखो रिटेलिएशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इनके शिप जब कैप्चर कर लिए तो इंग्लिश लोगों को बहुत गुस्सा आया। ये क्या तरीका है, अभी हम लोगों ने समझौता कर लिया था, उसके बावजूद हमारे कुछ लोग अपने यूरोप कंट्री के अंदर जा रहे हैं, अपने इंग्लैंड के अंदर जा रहे हैं, और तुम लोग हमारे शिप्स को रास्ते में रोकोगे, ये क्या तरीका है। अब रिटेलिएशन हो गया दोनों के बीच में, लड़ाई हो जाती है 1759 में। ये लड़ाई कहाँ हो रही है, नियर बे ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ हुगली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी को बैटल ऑफ बेदारा भी कह देते हैं, बैटल ऑफ बेदारा। यहाँ पे जो डच हैं वो लोग हार जाते हैं, और डच के जितने एम्बिशन थे ईस्ट को लेके, इंडिया को लेके, वो सब क्रश हो जाते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया, डच को भारत के अंदर एम्पायर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका मकसद था, उनका कंसर्न था सिर्फ ट्रेड। उनकी जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे वो थे स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, और वहीं से ही वो अब सारा प्रॉफिट कर रहे हैं, और ह्यूज प्रॉफिट जो है वहां से कमा रहे हैं। ये थी डच की कहानी। अब इंग्लिश की शुरुआत कर लेते हैं, और इंग्लिश को डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश के आगे बढ़ने की वजह है डिक्लाइन ऑफ मुगल, डिक्लाइन ऑफ मुगल इरा, या मैं कहूं लेटर मुगल का कमजोर होना, लेटर मुगल्स का कमजोर होना इसकी वजह है। तो इंग्लिश को समझने के साथ साथ हम लोग लेटर मुगल्स को भी समझेंगे। तो इंग्लिश की आज हम शुरुआत कर लेते हैं कि इंग्लिश लोग कैसे, अंग्रेज लोग भारत में कैसे आए। क्वीन एलिजाबेथ का चार्टर क्या है, इसको जानते हैं। देखो, सबसे पहले एक ब्रिटिशर जिसका नाम था फ्रांसिस ड्रेक्स वोयेज, फ्रांसिस ड्रेक, ये भारत के अंदर एक वॉयज, एक सी के रूट पे आते हैं 1580 में। अब इन्होंने देखा, अब देखो रास्ते में क्या थे, बहुत सारे स्पेनिश अर्माडा मिले थे, बहुत सारे स्पेनिश अर्माडा मिले, और स्पेन लोग जो थे वो नेवी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ब्रिटिशर से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी जो थी वो थी पोर्टुगीज की, उसके बाद थी स्पेनिश की, और फिर थी ब्रिटिशर्स की। तो स्पेनिश अर्माडा को हरा हरो के ये लोग ईस्ट की तरफ अपना जो रुख है वो करते हैं। 1588 तक इनको पता लग गया कि हम जब स्पेनिश अर्माडा को हरा सकते हैं तो मतलब कि हम भी पावरफुल हैं, और हमको भी एक कमर्शियल ट्रेड शुरू करना चाहिए, ईस्ट की तरफ हमको भी जाना चाहिए। और जो अंग्रेज सेलर थे उनका इंटरेस्ट बढ़ा कि हम भी ईस्ट की तरफ जाएंगे। अब एज द नॉलेज ग्रू इन द ऑफ द हाई प्रॉफिट अर्न्ड बाय पोर्टुगीज इन ईस्टर्न ट्रेड, ईस्टर्न ट्रेड के अंदर पोर्टुगीज को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, साथ में डच को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। अब इंग्लिश लोग भी उस प्रॉफिट के अंदर शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश को पता लगा कि पोर्टुगीज लोग जो हैं वो ईस्ट साइड से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के ला रहे हैं। तो 1599 में शुरुआत में क्वीन एलिजाबेथ ने इनको मना कर दिया कि नहीं भाई, बीच में स्पेनिश अर्माडा मिलेगा और आप लोगों को मार वार देंगे, वो हमारे देश को नुकसान हो जाएगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। लेकिन धीरे धीरे जब क्वीन एलिजाबेथ देख रही है कि पोर्टुगीज जो है वो इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी जाएं भारत की तरफ। तो 1599 में क्वीन एलिजाबेथ उनको परमिशन दे ही देती है। एक ग्रुप इंग्लिश मर्चेंट्स का एक ग्रुप, उन सब मर्चेंट्स ने, कुछ व्यापारी लोगों ने मिलके एक कंपनी बना ली, और उस कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचरर। एक कंपनी बना ली। इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 यानी कि 17वीं सेंचुरी की शुरुआत हो रही है। 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर बना के दे दिया कि मैं आपको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दे रही हूँ। एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ आपकी कंपनी को ट्रेडिंग राइट दे रही हूँ मैं, कि आप लोग ईस्ट में जाओ और व्यापार कर सकते हो। ये चार्टर क्या होता है, एक लेटर पे लिख के दे दिया और सिग्नेचर कर दिया नीचे क्वीन ने, एक पेपर पे लिख के दे दिया कि आप लोगों को अधिकार दे रही हूँ मैं 15 सालों का, 15 साल तक यानी 1615 तक आप ईस्ट में जाओ, और एक्सक्लूसिव राइट आपको है, यानी कि मैं और किसी को ये राइट्स नहीं दे रही हूँ। और आपकी कंपनी का जो नाम होगा वो होगा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। बाद में इसी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ता है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में इसी का ही पड़ता है। अभी इसका नाम रानी ने ये करके भेजा, बहुत बड़ा नाम है। शुरुआत के अंदर इनको मोनोपोली मिली, 15 सालों तक ये मोनोपोली ये लोग एंजॉय करते हैं, भारत में आते हैं। 1608 में भारत के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है, मुगल दरबार में जाते हैं। वो बात मैं आगे के पार्ट में करूंगी, अभी सिर्फ आप लोग वो देख लें जो स्पेक्ट्रम बता रही है। 1609 में अब इन्होंने देखा कि 8 साल तो भैया हमें यहाँ पे भारत को छूने में लग गए हैं, तो 1609 के अंदर
इन्होंने रिक्वेस्ट की क्वीन एलिजाबेथ से और क्वीन एलिजाबेथ ने इनके चार्टर को इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया, एक नया फ्रेश चार्टर बना के दिया 1609 में, और ये कहा कि अनंत टाइम तक आप भारत में काम कर सकते हो। बाद में आप देखोगे कि जब चार्टर एक्ट्स आएंगे अलग अलग 1858 के अंदर, 1857 की क्रांति के बाद क्वीन एलिजाबेथ सारा रोल अपने हाथ में, सारा रूल अपने अकॉर्डिंग करेगी। एज द डच वर ऑलरेडी कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द ईस्ट इंडीज, अब ईस्ट इंडीज के अंदर डच ऑलरेडी कंसंट्रेट हो चुके थे क्योंकि वो 1605 में आ चुके हैं, इनके 3 साल के बाद अंग्रेज आए हैं। इंग्लिश टर्न टू इंडिया इन सर्च ऑफ टेक्सटाइल एंड अदर कॉमोडिटीज ऑफ ट्रेड, इंग्लिश क्यों आए हैं भारत के अंदर? ताकि ट्रेड की कॉमोडिटीज के अंदर व्यापार कर सके, और टेक्सटाइल उनका मेन मकसद था। ठीक है, अब आगे की बातें हम अगले चैप्टर में सुनेंगे, अगले सेशन में सुनेंगे कि क्यों इंग्लिश लोग भारत के अंदर आते हैं, और उस समय भारत के अंदर मुगल दरबार की क्या हालत है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसे भारत जो है एक फ्रेगमेंटेड पॉलिटी का हिस्सा बनता है, और किस वजह से इंग्लिश लोगों को इतनी ज़्यादा कामयाबी भारत के अंदर मिल रही है। ये चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक जो भी एस्पिरेंट मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है यूपीएससी विद पायल गुप्ता। यूपीएससी विद पायल गुप्ता, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जो भी न्यू एस्पिरेंट्स मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।